महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने पर सीएम कुर्सी को लेकर अब जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है। सीएम कुर्सी को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 130 सीटें जीतने के बाद दावा ठोक रही है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का भी ये दावा है कि सहयोगी दल होने के नाते उन्हें भी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता तय करने दिया जाए। वक्त याद कीजिए वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव का, जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त उस वक्त जो शिवसेना होती थी वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर के चुनाव जीतने का काम किया, गठबंधन की सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को एक बात अखरती हुई नजर आती है कि 2014 में जो देवेंद्र फडणवीस गठबंधन के तहत मुख्यमंत्री बन गए थे, ऐसे में बारी मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर शिवसेना की थी। लिहाजा शिवसेना ने यहां पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना में दो फाड़ करते हुए एकनाथ शिंदे को अपने पक्ष में कर लिया। लिहाजा सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाती है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती हुई नजर आती है। 1 जुलाई 2023 को एनसीपी का भी कुछ ऐसा ही हश्र देखने को मिला और अजीत पवार 10 विधायकों के साथ शरद पवार की पार्टी में बगावत करते हुए शिंदे सरकार में शामिल हो जाते हैं। लिहाजा अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसा बड़ा विभाग भी उनको दे दिया जाता है और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी यहां पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को साथ लेकर के चलती हुई नजर आती है। लेकिन अब जब बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है महाराष्ट्र में, उस वक्त यहां पर देवेंद्र फडणवीस दावा ठोक रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने का और राज्यपाल के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। एकनाथ शिंदे इस्तीफा सौंप चुके हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्या रुख अख्तियार करते हुए नजर आएंगे। पूरे मुद्दे पर न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं एकनाथ शिंदे का इस्तीफा, देवेंद्र फडणवीस का राज्यपाल से मिलना और सीएम पद का दावा ठोकना? क्या भारतीय जनता पार्टी अब सहयोगी दलों के यहाँ पर दरकिनार करेगी? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, कई बार ऐसा होता है कि जीत कर भी आप बहुत कुछ हार जाते हो। वही कंडीशन में बीजेपी इस समय नजर आ रही है कि बीजेपी जिस तरह से 132-30 के आसपास आकर रुकी है, शायद वो ये सोच रहे होंगे कि अगर हम आंकड़े के आसपास आ जाते बहुमत के तो शायद यहाँ पर ये स्थिति पैदा नहीं होती। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा तो दिया है, लेकिन दिनेश जी यहाँ पर बड़ा सवाल ये बन रहा है कि आखिर फिर जो महायुति गठबंधन है जिसमें बीजेपी है, कह सकते हैं एकनाथ शिंदे की जो है शिवसेना है, इसके अलावा अजीत पवार हैं, ये मिलकर कोई एक नाम पर विचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं और अब तक क्यों आपस में इस तरह का जो कह सकते हैं कि तनातनी का माहौल है बनता हुआ क्यों नजर आ रहा है? आप देखिए, आज एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद खबर आती है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जो है वो राज्यपाल से जाकर मिलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि सरकार में अब शिंदे गुट नहीं शामिल होगा? तो अभी कई तरह के जो कयास है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। चूंकि एकनाथ शिंदे एक बार भी ये मानने को राजी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि देखिए 2-2.5 साल के वक्त तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पर ही चुनाव महायुति ने लड़ा है। अब चुनाव जीतने के बाद कहीं उनको हटाने का जो फैसला लगातार सामने आ रहा है वो शायद उनको पच नहीं रहा है कि भाई मेरे नाम पर आप चुनाव जीते हो और एक तरीके से मुझे ही आप दरकिनार करोगे तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुल मिलाकर बीजेपी या यूं कहा जाए कि जो महायुति गठबंधन है उनके अंदर आपस का जो तालमेल है वो कहीं भी नजर नहीं आता। यहाँ तक की खबर निकल कर सामने आई है कि अजीत पवार ने ये तक कह दिया कि अगर आप शिंदे के नाम पर विचार कर रहे हो सीएम बनाने का तो फिर मेरे नाम पर भी करिए, क्योंकि मैं भी लगातार आपके साथ लगा हुआ हूँ, मुझे भी 40-41 सीटें मिली हैं। तो यहाँ जो सहयोगी दल हैं अब वो अपने आप को बड़ा कह सकते हैं कि दल बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी पे लगातार दबाव बना रहे हैं कि अगर आपने हमारे गुट से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो यहाँ पर हम आपकी सरकार भी बनने नहीं देंगे। चूँकि बीजेपी का जो इतिहास है वो ये रहा है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उसने कई मौक़ों पर कह सकते हैं दूसरे दलों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बनवाया है। अगर हम महाराष्ट्र की ही बात करें तो यहाँ पे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवाया जो कि बड़ा दल बीजेपी का था। आप देखिए बिहार में कि जहाँ पर जेडीयू के कह सकते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाया जबकि बड़ा दल बीजेपी का नज़र आती। तो ये तमाम बार है और हो सकता है इस बार भी बीजेपी सत्ता के मोह से बच ना पाए और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो जो अजीत पवार का जिक्र मैं कर रहा हूँ, जो शिंदे का जिक्र मैं कर रहा हूँ, हो सकता है इस बार भी बाजी उनके हाथ में जाती हुई नजर
आ जाए। अमन जी, संजय राउत के बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे डीवाई चंद्रचूड़ की वजह से जो है हम चुनाव हार गए। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में दोनों गुटों की जो लड़ाई थी, क्या वाकई इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में? जबकि लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो इंडिया अलायंस का प्रदर्शन बेहतर रहा था। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अब जब आप चुनाव हार गए तो सीजीआई पे आप बात कर रहे हैं और जाहिर बात है कि आपकी जो कह सकते हैं योजनाएं थी, आपके जो बयान थे, आपकी जो जनसंपर्क तमाम तरह से आपने किया, वो लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाया। ये बात कहीं स्वीकार आपको करनी पड़ेगी। लेकिन साथ में दिनेश जी, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बात कही गई कि मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से ही होना चाहिए, तो क्या ये सुबगाहट तो नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी भी कहीं सैनमारी करने का प्रयास कर रही हो कि एनडीए गठबंधन में कि भाई आइए उद्धव ठाकरे जी, आप हमारे साथ चलिए, विचारधारा तो हमारे लगभग सेम ही है, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह की बात उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई कि मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री बनाने में फिर दिक्कत भी नहीं होगी। तो बिल्कुल महाराष्ट्र को लेकर ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति है वो बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है। कोई भी स्पष्ट तरीका दिखाई नहीं पड़ रहा जहाँ पर मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कोई बात सामने आ रही है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि शाम तक जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन नाम कौन सा होगा इसको लेकर अगर मगर और तमाम अफवाहों का बाजार गर्म है। फिलहाल अगर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगती है, और चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 साल का दोनों के अंदर या शिंदे गुट के अंदर, या कह सकते हैं कि जो बीजेपी है उनके साथ में तालमेल बिठाकर 2.5 साल का अपना कार्यकाल दे सकते हैं, लेकिन फिर भी पहला 2.5 साल किसको मिलेगा इसको लेकर भी आपस में मतभेद उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, एकनाथ शिंदे जो यूज एंड थ्रो की परिस्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के कोई संभावना ऐसी नजर आती है जिसमें महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूत हो जाए यदि शिंदे वापसी कर लेते हैं? क्योंकि अजीत पवार भी सीएम बनने के दाव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को ये दाव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ सकता? देखिए, जाहिर बात है, और देखिए राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उलटी गंगा बहती हुई नजर आ जाए। आप जब 2019 में गौर करिए, जहाँ पर बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और दोनों दल मजबूती के साथ में सत्ता में आते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अचानक से शिवसेना का मुंह जो है बीजेपी से भंग होता है और ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मुख्यमंत्री इस बार हमारा होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, सीएम कुर्सी की लड़ाई थी, उसके एक बार फिर यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर सरकार बना लेते हैं। बीजेपी बड़ा दल होने के बावजूद भी विपक्ष में बैठने को मजबूर हो जाती है। तो देखिए, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, और जाहिर बात है संभावनाओं की हम लगातार बात करते हैं और संभावना बिल्कुल ये हो सकती है यहाँ पर शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं, अजीत पवार साथ में आ जाएं, कांग्रेस और जो पूरा समूचा जो एनडीए गठबंधन है वो साथ मिलकर यहाँ पर कह सकते हैं सरकार बनाता हुआ नजर आ। और ऐसा होता है तो बीजेपी को यही कहा जा सकता है कि सब कुछ हार जीत कर भी कहीं ना कहीं हार की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता में आने के लिए बहुत लालायित रहती है। सत्ता में आने के लिए वो किसी भी तरह के समझौते करती हुई नजर आ सकती है। जैसा मैंने आपको संभावना बताई कि उद्धव ठाकरे से भी वो हाथ मिला सकती है, उद्धव ठाकरे से भी हाथ मिला सकती हैं। और उद्धव ठाकरे की यहाँ ये बात करें कि शिवसेना जो संयुक्त शिवसेना है वो लगातार हिंदुत्व की राजनीति पर ही टिकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को इसी आधार पर लंबे वक्त से समर्थन देती हुई नजर आ रही है। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, कैसे देखते हैं देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाना? बीजेपी की क्या मजबूरी दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो इसीलिए यहाँ पर ये तमाम जो है ताना बाना बुना गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लंबे समय से, या यूँ कहें कि जब प्रचार प्रसार चल रहा था तो नागपुर में यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के जो समर्थक थे वो भी ये बात कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे थे, दावे ठोकते हुए नजर आ रहे थे कि अब की बार जब सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ही सीएम का चेहरा होंगे। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस भी लगातार यहाँ पर अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। हाल ही में भी उन्होंने एक मुलाकात अमित शाह से की है, दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो तमाम ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सभी मिलजुल कर इस फैसले पर अडिग हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो उनकी तरफ से ही होना चाहिए, उनकी पार्टी की तरफ से ही होना चाहिए। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच लगातार इस बात को लेकर सियासी बयानबाजी भी चलती रही और एक दूसरे पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमलावर भी रहे इस बात को लेकर। और ऐसे में शिंदे लगातार इस बात का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री मौजूदा समय में जिस तरह से हैं और अब जब सरकार का गठन होगा तब भी वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा है। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस इस बात को लेकर अड़ंगा डाल रहे हैं, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा डाल रही है। और साफ सी बात है कि
कि देखिए जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावी अखाड़े में उतरने के बाद हासिल की हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक दायित्व बनता है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने सीएम चेहरे को आगे करते हुए नजर आए। वही चीज़ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच क्या आपसी सहमति इस बात को लेकर बन पाएगी? क्या यहाँ पर जो आलाकमान है वो बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? और अगर यहाँ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या वाकई यहाँ पर शिंदे उनके साथ रहते हुए लगातार बने रहेंगे या फिर एक बगावत का दौर यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, बगावती दौर भी शुरू होता हुआ नजर आएगा। बड़ा सवाल है ये। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नामदार अजीत दादा पवार, ये पोस्टर भी आपने बखूबी देखे होंगे और तमाम शहरों में लगते हुए नजर आए। वफा अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। वफा, कैसे देखते हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम को यदि देखा जाए? क्योंकि जहां एकनाथ शिंदे जो है वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस दावा ठोक रहे हैं, अजीत पवार के साथ राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को कैसे मैनेज करेगी? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति जो है देश में एक उलझी हुई राजनीति है। महाराष्ट्र की राजनीति पर सबकी नज़र रहती है। ऐसे में इस बार फिर से बीजेपी ने इस बार महायुति में अच्छा प्रदर्शन किया है, 132 सीटें जीती हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं उनके मुख्यमंत्री बनने में अड़ंगा अड़ा रहे हैं। उनका कहना यह है कि मुख्यमंत्री पद का मैं भी दावेदार हूँ, क्योंकि मैं मौजूदा मुख्यमंत्री हूँ और महायुति की जो जीत हुई है मेरे मुख्यमंत्री रहते ही जीत हुई है। यानी कि बहुत सारी योजनाएं जो मेरे सरकार ने लाई थी उसकी वजह से महायुति को एक अच्छा वोट प्रतिशत मिला है, इसलिए महायुति की जीत हुई है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, क्योंकि 132 सीटें जीतना कोई मामूली काम नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, इस बार अजीत पवार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और 41 सीटें उन्होंने जीती हैं। तो कहीं ना कहीं शिंदे को किनारा करके देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ में भी सरकार बना सकते हैं। ये बहुत देखने वाली बात होगी कि क्या अजीत पवार ने भी ये साफ कर दिया है कि वो शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन नहीं देते हैं, बल्कि देवेंद्र फडणवीस को ज़्यादा समर्थन देते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द शिंदे। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि शिंदे के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। क्या शिंदे दोबारा से बगावत कर सकते हैं बीजेपी से, वापस जो है उद्धव ठाकरे से मुलाकात मिल सकते हैं, या फिर उद्धव ठाकरे क्या करते हैं? उद्धव ठाकरे भी यदि सीएम कुर्सी को लेकर बीजेपी सैक्रिफाइस करने की पोजीशन में ही दिखाई दे रही है, तो फिर यहाँ पर महायुति गठबंधन में हड़कंप क्यों मचाना है? जाहिर सी बात है कि सवाल तो सीएम कुर्सी को लेकर है, और अजीत पवार को भी यदि मुख्यमंत्री बनाते हैं तो बीजेपी तो उसी पोजीशन पे नजर आएगी ना जहां आप खड़ी है। नहीं, अजीत पवार को तो मुख्यमंत्री बनने के यहाँ पर चांस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार के जो महायुति में सबसे कम सीटें अजीत पवार की हैं। लेकिन अजीत पवार के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिंदे जो हैं, शिंदे तो एकदम से बगावत कर जाएंगे। तो शिंदे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेरे रहते हुए अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इसलिए अजीत पवार जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इस बार अजीत पवार जो है उप मुख्यमंत्री ही नजर आएंगे हमें। उनका छठी बार उप मुख्यमंत्री बनते हुए ही अजीत पवार नजर आएंगे, ये वफा अब्बास का दावा है। लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां महायुति गठबंधन सत्ता में आने के बाद भी यहां पर संग्राम का सामना करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि इस बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसी आधार पर 149 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट को कम सीटों पर संतुष्ट करने में सहमति लेते हुए भी नजर आए, उनको समर्थन देते हुए भी नजर आए। और जिस तरीके का माहौल अभी महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है वो वाकई में कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी को लेकर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का क्या समर्थन बीजेपी यहां मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए जुटा पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।